हेलो बच्चों, आज का टॉपिक है आवेशों के गुण। तो आवेशों के गुण में सबसे पहला गुण आपको जानना है कि जो सजातीय आवेश होते हैं प्लस प्लस, इनके बीच में प्रतिकर्षण बल कार्य करता है। सजातीय आवेशों के बीच में प्रतिकर्षण बल काम करता है। इसी प्रकार अगर सजातीय आवेश ऋण आवेश हैं तो इनके बीच में भी प्रतिकर्षण बल काम करता है। तो आपको ये याद रखना है कि सजातीय आवेशों के बीच में प्रतिकर्षण बल कार्य करता है। एक बात और ध्यान से समझो, नाभिक की संरचना बच्चों आपको पता है ना, प्रोटॉन से मिलकर हुआ है और न्यूट्रॉन से मिलकर हुआ है। प्रोटॉन पर किस प्रकार का आवेश होता है? तो प्रोटॉन पे धनावेश होता है। प्रोटॉन पे किस प्रकार का आवेश होता है बच्चों? प्रोटॉन पे धनावेश होता है। लेकिन यहाँ पे जो धनावेश है इनके बीच में प्रतिकर्षण बल नहीं होगा, इनके बीच में आकर्षण बल होता है। ठीक है, याद रखेंगे। जो स्थिर वैद्युत है ना, स्थिर वैद्युत का जो नियम है वो नाभिक के अंदर लागू नहीं होता है। नाभिक के अंदर धनावेशों के बीच में आकर्षण बल है, जबकि नाभिक के बाहर धनावेशों के बीच में प्रतिकर्षण बल है। जो हम अपनी पढ़ाई पढ़ रहे हैं वो नाभिक के बाहर की है, नाभिक के अंदर की नहीं है। तो चलिए, जब कोई पूछेगा तब ये आपको बताना है फिलहाल। इसके बाद क्या है कि अगर विजातीय आवेश है, विजातीय आवेश क्या होता है? एक धनावेश एक ऋणावेश ले लेंगे, ये हो गए विजातीय आवेश। विजातीय आवेशों में आकर्षण का गुण होता है। विजातीय आवेशों में बच्चों आकर्षण का गुण होता है। ध्यान से सुनेंगे, विजातीय आवेशों में बच्चों किस प्रकार का गुण पाया जाता है? आकर्षण का गुण पाया जाता है। ठीक है, तीसरा पॉइंट बच्चों, उदासीन वस्तु क्या होती है? इस पे बहुत ध्यान से आपको समझना है। उदासीन वस्तु क्या होती है? जिस वस्तु में धनावेश की संख्या जिस वस्तु में धनावेश की संख्या और ऋण आवेश की संख्या आपस में बराबर होती है, उदासीन वस्तु कहलाती है। फिर से एक बार ध्यान से समझें, जिन वस्तुओं में धनावेश की संख्या और ऋण आवेश की संख्या आपस में बराबर होती है, उदासीन वस्तु कहलाती है। ठीक है, तो ये उदासीन वस्तु है। बच्चों, उदासीन वस्तु का जो नेट आवेश होता है ना, नेट आवेश, उदासीन वस्तु का जो नेट आवेश होता है वो हम जोड़ लेते हैं। 1 2 3, 3 धनावेश हैं, 1 2 3, 3 ऋण आवेश हैं। कुल कितना होता है? 0 होता है, शून्य होता है। याद रखेंगे, कोई भी उदासीन वस्तु है ये हमें कैसे पता चलेगा? हम उसका नेट आवेश निकालेंगे। यदि नेट आवेश शून्य के बराबर हो जाता है तो वह कौन सी वस्तु है बच्चों? उदासीन वस्तु है। ठीक है, चलिए, उदासीन वस्तु का कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से समझ में आया। अब देखो, कभी कभी हम लोग ये लिख देते हैं या ये बोल देते हैं कि जब किसी वस्तु से इलेक्ट्रॉन को निकाला जाता है तो वस्तु धनावेशित हो जाती है। ठीक है, तो ये बोलना मतलब बिल्कुल सही नहीं है। थोड़ा बहुत तो यहाँ पे सोचने वाली बात है कि हम किसी वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकाल के हम उसको धनावेशित तो नहीं कर सकते है ना। मान लो पहले से ही कोई वस्तु ऋणावेशित है, ये वस्तु ऋणावेशित है। अब बच्चों, आप अगर एक इलेक्ट्रॉन निकाल लोगे ना, तो एक इलेक्ट्रॉन निकालने पर यह उदासीन होती है, न कि धनावेशित। लेकिन अगर हम लोग ऐसा कुछ बोलें कि जब उदासीन वस्तु से, कौन सी वस्तु से? उदासीन वस्तु से एक इलेक्ट्रॉन को निकाला जाता है। फिर से ध्यान से समझेंगे, जब उदासीन वस्तु से एक इलेक्ट्रॉन को निकाला जाता है तब वस्तु धनावेशित होती है। ठीक है, तो किस वस्तु से आप एक इलेक्ट्रॉन को निकाल रहे हैं? उदासीन वस्तु से इलेक्ट्रॉन का निकालकर वस्तु को आप धनावेशित करेंगे। बात समझ में आ रही है? चलो, तो पांचवा पॉइंट है बच्चों, पांचवा पॉइंट, उदासीन वस्तु को इलेक्ट्रॉन दे दिया जाए, उदासीन वस्तु को इलेक्ट्रॉन दे दिया जाए तब वस्तु ऋणावेशित हो जाती है। मेरी बात सबको समझ में आ रहा है? उदासीन वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकालने पर वस्तु धनावेशित होती है। उदासीन वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकालने पर वस्तु धनावेशित होती है। क्या होती है? धनावेशित होती है। इसी प्रकार उदासीन वस्तु को इलेक्ट्रॉन
देने पर वस्तु ऋणावेशित होती है। ठीक है, ये 2 पॉइंट बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। सदैव उदासीन वस्तु से ही इलेक्ट्रॉन को निकालकर उसे धनावेशित करते हैं। अब सदैव उदासीन वस्तु को ही देकर, उदासीन वस्तु को इलेक्ट्रॉन देकर उसको ऋणावेशित करते हैं। ठीक है, तो मुझे लग रहा है 1 2 3 4 5 पॉइंट आपको अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए, इसके बाद का एक और हम गुण आपको बताते हैं। एक गुण क्या होता है बच्चों, एक स्टेटमेंट है, उसको हमें समझना पड़ेगा कि आवेश के स्थानांतरण के साथ साथ, आवेश के स्थानांतरण के साथ साथ द्रव्यमान का भी स्थानांतरण होता है। समझो क्या है, अपने पास एक उदासीन वस्तु है, तो क्या किसी उदासीन वस्तु के पास आवेश नहीं होते हैं? बिल्कुल, उसके पास आवेश होते हैं, लेकिन धन आवेश और ऋण आवेश की संख्या आपस में बराबर होती है। धन आवेश और ऋण आवेश की संख्या आपस में क्या होती है? बराबर होती है। चलो बच्चों, ये मान लो उदासीन वस्तु है और यहां भी एक उदासीन वस्तु है। प्रारंभ में इनका द्रव्यमान आपस में बराबर है। प्रारंभ में इनका द्रव्यमान आपस में क्या है? बिल्कुल बराबर है। ये बातें समझ में आ रही हैं आपको? प्रारंभ में इनका द्रव्यमान आपस में क्या है? बराबर है। ठीक है, चलो अब क्या हम करते हैं कि इस उदासीन वस्तु से एक इलेक्ट्रॉन को निकालकर दूसरे वस्तु को दे देते हैं। ध्यान से समझिए, यहां से एक इलेक्ट्रॉन को निकालकर दूसरे वस्तु को दे देते हैं, अर्थात जिस उदासीन वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकला वो धनावेशित हो गई और जिस उदासीन वस्तु में इलेक्ट्रॉन पहुंचा वो ऋणावेशित हो गई। समझ में बात आ रही है? अब इसके बाद जब बच्चों इसका द्रव्यमान मापा गया, तब इसका द्रव्यमान अर्थात ए का द्रव्यमान कुछ कम हो गया, ठीक है, और बी का द्रव्यमान बढ़ गया। मेरी बात सबको समझ में आ रहा है? ये ऐसा तभी संभव है जब इलेक्ट्रॉन निकलते समय द्रव्यमान का भी स्थानांतरण करें। इलेक्ट्रॉन निकलते समय द्रव्यमान का भी स्थानांतरण करें, अर्थात हम ये कह सकते हैं कि आवेश के स्थानांतरण के साथ साथ द्रव्यमान का भी स्थानांतरण होता है। आवेश के स्थानांतरण के साथ साथ द्रव्यमान का भी स्थानांतरण होता है। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान बच्चों 9.1 गुणे 10 की घात -31 किलोग्राम होता है। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना है? 9.1 गुणे 10 की घात -31 किलोग्राम होता है। चलिए, ये बात समझ में आया कि नहीं आया? अर्थात हम ये कह सकते हैं कि अगर ए बॉडी से एक इलेक्ट्रॉन इसमें गया है बी बॉडी में, तो कितने द्रव्यमान का स्थानांतरण हुआ है? 9.1 गुणे 10 की घात -31 किलोग्राम। अब जैसे इसी से संबंधित एक छोटा सा सूत्र बना लेते हैं। डेल्टा एम बराबर एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, डेल्टा एम बराबर एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान और गुणे में बच्चों होगा इलेक्ट्रॉन की संख्या। गुणे में क्या हो जाएगा बच्चों? इलेक्ट्रॉन की संख्या। ठीक है, ये वाला फॉर्मूला उदाहरण के तौर पे लेते हैं। एक छोटा सा एग्जाम्पल क्या है इसका, ध्यान से समझिए। मान लो यहां पर एक वस्तु है, यहां पर एक वस्तु है, इस वस्तु से 30 इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित किया गया है। इस वस्तु से 30 इलेक्ट्रॉन बाहर निकाला गया है, तो कितना द्रव्यमान स्थानांतरित हुआ है? तो डेल्टा एम, एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान 9.1 गुणे 10 की घात -31 केजी और गुणे में कितने इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित हुआ है बच्चों? तो 30 हो गया। आप इसका गुणा कर देंगे तो डेल्टा एम की वैल्यू आ जाएगी। तो 9.1 गुणे 30 गुणे 10 की घात -31 किलोग्राम का स्थानांतरण हुआ है। अब यहाँ पे आपको अच्छे से याद करना है, जब जब आवेश स्थानांतरित होता है साथ साथ में द्रव्यमान का भी स्थानांतरण हो जाता है। ठीक है, अब 6 पॉइंट तो आपको मैंने समझा दिया। ठीक है, अब 7वां जो पॉइंट है उस पे आते हैं।
7वें पॉइंट पर। 7वें पॉइंट को समझने के लिए एक कॉन्सेप्ट समझते हैं। अच्छा, हमें यह पता लगाना है कि कम से कम हम कितने इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण कर सकते हैं। तो बच्चों, हम कम से कम एक इलेक्ट्रॉन को स्थानांतरित कर सकते हैं और अधिक से अधिक जिसकी कोई सीमा नहीं है। तो किसी भी वस्तु को हम कितना इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं या ले सकते हैं? तो किसी भी वस्तु को हम एक इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं या ले सकते हैं। 2 इलेक्ट्रॉन भी देना या लेना संभव है। इसी तरह से 3 इलेक्ट्रॉन देना या लेना संभव है। डॉट डॉट डॉट। ठीक है, इस तरह से बहुत सारे इलेक्ट्रॉन को हम दे सकते हैं, ले सकते हैं, लेकिन किसी भी वस्तु को 3/2 इलेक्ट्रॉन ना तो दे सकते हैं ना तो ले सकते हैं। मेरी बात सबको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा होगा, बिल्कुल आ रहा होगा। चलिए बच्चों, मान लीजिए एक कोई वस्तु है। यहां पे 3 प्रकार की वस्तुएं हैं। यहां पर 3 प्रकार की वस्तु है। वस्तु ए, वस्तु बी, वस्तु सी और वस्तु डी, है ना? 3 प्रकार की वस्तु हैं। इन वस्तुओं को आवेशित करना है, या तो इलेक्ट्रॉन देकर या तो इलेक्ट्रॉन लेकर। हम कुछ रैंडमली कुछ मान लेते हैं आवेश को हम कैसे दे सकते हैं या ले सकते हैं। तो देखो, जैसे आवेश को किस रूप में दिया जा सकता है या लिया जा सकता है? सीधा सीधा 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, 10 लाख इलेक्ट्रॉन, ऐसे हम दे सकते हैं। लेकिन दशमलव वाले इलेक्ट्रॉन को हम ना तो दे सकते ना तो ले सकते। मान लीजिए जो वस्तु ए है, इसको आप कितना आवेशित कर सकते हैं? तो मैंने रैंडम ले लिया, 272 इलेक्ट्रॉन को निकाल कर या देकर कर सकते हैं। बी वाले को हम लोग इसी तरह से ले लेते हैं, 1000 इलेक्ट्रॉन को देकर या लेके कर सकते हैं। इसको 50 इलेक्ट्रॉन से आवेशित कर देते हैं। इसको हम लोग 32 इलेक्ट्रॉन से आवेशित कर सकते हैं। ये संभव है। मान लो यहाँ पे एक वस्तु ई होती, तो इसको क्या हम लोग 3/5 इलेक्ट्रॉन से आवेशित कर सकते थे? ये संभव नहीं है। तो इसलिए इसको हटाते हैं और कुछ और मान लेते हैं, जैसे 112 इलेक्ट्रॉन दे या लेकर आवेशित कर सकते हैं। ये जितने भी आवेशित वस्तु हैं, इनका जो आवेश है, ये जितने भी आवेशित वस्तु हैं, इनका आवेश पूर्ण रूप से ई से विभाजित हो जाएगा। पूर्ण रूप से किससे विभाजित हो जाएगा बच्चों? ई से विभाजित हो जाएगा। और ई से विभाजित होने पर पूर्णांक प्राप्त होगा। देखिए, ई से ई कट गया, सब पूर्णांक प्राप्त हो रहे हैं। 272, 1000, 532, 112, ये सब पूर्णांक संख्याएं हैं। तो हम ये कह सकते हैं 272, 1000 ई, 50 ई, 32 ई, ये ई से पूर्ण रूप से विभाजित है। अर्थात यह ई का पूर्ण गुणज है। ई का क्या है बच्चों? पूर्ण गुणज है। मेरी बात सबको समझ में आ रहा है? अर्थात किसी आवेशित वस्तु का आवेश पूरी तरीके से किससे कट जाता है? ई से कट जाता है। और ई का जो परिमाण होता है वो 1.6 × 10 की घात -19 कूलाम होता है। ध्यान से समझें, जो ई का परिमाण होता है बच्चों, वो 1.6 × 10 की घात -19 कूलाम होता है। अर्थात हम ये लिख सकते हैं कि किसी, ध्यान से देखना बच्चों आप, किसी आवेशित वस्तु का आवेश, किसी आवेशित वस्तु का आवेश 1.6 × 10 की घात -19 कूलाम का पूर्ण गुणज होता है। पूर्ण गुणज होता है, ठीक है। जहां 1.6 × 10 की घात -19 कूलाम को 1.6 × 10 की घात -19 कूलाम को मूल आवेश कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? मूल आवेश कहते हैं। यह क्वांटमीकरण कहलाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है एनसीईआरटी का ये। यह क्या कहलाता है बच्चों? क्वांटमीकरण कहलाता है। क्या कहलाता है बच्चों? क्वांटमीकरण कहलाता है। फिर से एक बार ध्यान से समझें, क्वांटमीकरण क्या है? क्वांटमीकरण क्या है बच्चों?
किसी भी आवेशित वस्तु का आवेश पूर्ण रूप से किससे विभाजित है? वह पूर्ण रूप से 1.6 गुणे 10 की घात -19 कूलाम से विभाजित है। इसी को हम कहते हैं क्वांटमीकरण। क्या कहते हैं बच्चों? क्वांटमीकरण। बच्चों क्वांटमीकरण वही लागू होता है जहां आवेशों को हम गिन पाते हैं। फिर से ध्यान से सुनेंगे बच्चों, क्वांटमीकरण वही लागू होता है जहां आवेशों को हम गिन पाते हैं। क्वांटमीकरण की खोज मिलिकन ने किया था। क्वांटमीकरण की खोज बच्चों मिलिकन ने किया था। ध्यान से समझे मेरी बात को, क्वांटमीकरण की खोज बच्चों मिलिकन ने किया था। क्वांटमीकरण कहां लागू होता है? तो क्वांटमीकरण हमेशा वहां लागू होता है जहां हम आवेशों को काउंट कर पाते हैं, गिन पाते हैं। मेरी बात सबको समझ में आ रही होगी? ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब यहां पे ध्यान से समझो, किसी वस्तु को हम कितना आवेश दे सकते हैं? किसी वस्तु को दिया गया आवेश, किसी वस्तु को दिया गया आवेश, ध्यान से देखना, एक मिनट ध्यान से देखेंगे आप लोग। किसी वस्तु को दिया गया आवेश, तो किसी वस्तु को जो दिया गया है आवेश वो ±1e हो सकता है, ±2e हो सकता है, ±3e हो सकता है, इसी तरह ... ±ne हो सकता है। इसे हम लोग Q से प्रदर्शित करेंगे और Q बराबर ±ne लिख देंगे। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? Q बराबर हो गया ±ne, जहां n क्या है? आवेशों की संख्या है, और E जो 1.6 गुणे 10 के घात -19 कूलाम है। ठीक है, अब इसी पर आधारित हम एक प्रश्न लेते हैं। क्या किसी वस्तु को 4.8 गुणे 10 की घात -19 कूलाम तक आवेशित किया जा सकता है? ध्यान से समझे बच्चों, क्या किसी वस्तु को 4.8 गुणे 10 की घात -19 कूलाम तक आवेशित किया जा सकता है? यदि वस्तु का यह आवेश 1.6 गुणे 10 की घात -19 कूलाम से पूर्ण रूप से विभाजित हो जाती है और हमें उत्तर पूर्णांक में मिलता है, तो हम ये लिखेंगे, हाँ बिल्कुल किसी भी वस्तु को हम लोग कहां तक आवेशित कर सकते हैं? 4.8 गुणे 10 के घात -19 कूलाम तक आवेशित कर सकते हैं। लाइए चेक कर लेते हैं सलूशन देखना बच्चों। देखो ये Q का मान दिया है, Q बराबर 4.8 गुणे 10 की घात -19 कूलाम। E का मान कितना दिया है? तो E का मान जो हमारा दिया है वो है 1.6 गुणे 10 की घात -19 कूलाम। Q बराबर Ne होता है, Q बराबर Ne होता है। ठीक है, प्लस माइनस लगाने की आवश्यकता नहीं है यहाँ पे। Q बराबर Ne होता है, तो हम लोग देख लेते हैं n की वैल्यू निकालनी है। n का मान होगा n बराबर Q बटे E। n बराबर Q का जो मान होगा बच्चों वो होगा 4.8 गुणे 10 की घात -19, और बटे में E का जो मान होगा वो 1.6 गुणे 10 की घात -19 होगा। अब यहाँ पे ध्यान से देखेंगे आप लोग, यहाँ पे ध्यान से देखेंगे, 10 के घात 19 10 के घात 19 कट जाएगा और 16 3 48, यानी n का मान कितना आया बच्चों? n आया। n का मान कितना आया बच्चों? 3 आया। n का मान कितना आया बच्चों? 3 आया। अर्थात 3 एक क्या है? एक पूर्णांक है। तो हम ये कह सकते हैं कि किसी भी वस्तु को हम 4.8 गुणे 10 की घात -19 कूलाम तक आवेशित कर सकते हैं। यदि यह जो हमारा आंसर है दशमलव में आता, ध्यान से समझो, यदि यह उत्तर हमारा दशमलव में आता तो हम इस वस्तु को इतना आवेश नहीं दे सकते थे, लेकिन हमारा जो उत्तर आया है वो पूर्णांक संख्या है, अतः किसी भी वस्तु को हम इतना आवेश दे सकते हैं। ये बात समझ में आया कि नहीं आया? बस आपको ये फॉर्मूला लगाना है और आंसर को चेक करना है, वैसे पता चल जाएगा
कि यह आवेश दिया जा सकता है या नहीं दिया जा सकता है। ठीक है, तो इतनी बात आपको समझ में आई होगी। पहले इसको क्या करो, नोट कर लो।